Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science, class 10th, chapter 6th, life processes, part 1. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. तो ये life processes होता क्या है? Life processes means the processes required to maintain our body to keep it alive. तो सिंपली हम इसे कहें तो इट मीन्स मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. मेंटेनेंस मीन्स व्हाई इट इज नीडेड. मेंटेनेंस इज टू प्रोटेक्ट समथिंग फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड एंड ब्रेक डाउन. ओके, लाइक एज वी डू सर्विसिंग ऑफ आवर बाइक और कार, यू नो व्हाई वी डू इट. It's for the smooth functioning of all the parts of the engine. Likewise, if we want to stay alive, then proper functioning of all our body parts is needed. And so, what is life processes? Life processes are the processes which together perform this maintenance job for smooth functioning of our body parts to keep it alive. In this part, we will explain about what are life processes. Life processes हम किससे कहेंगे and why it is needed for life and about different life processes. Like इस चैप्टर में हमारा होगा जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एट्सेट्रा. तो इस पार्ट में हम कवर करेंगे न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ओके, लेट्स स्टार्ट इट देन. हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एलिफ एंड व्हाट इज नॉट एलिफ. हमको कैसे पता चलता है कि कोई भी हमारे जीव है, क्रीचर है, वो एलिफ है कि इसका जान है कि नहीं है, एलिफ है कि नॉट एलिफ है. जैसे हम देखते हैं एक कुत्ता दौड़ रहा है ना, और एक काऊ च्यूइंग कर्ड. अगर काऊ अगर अपना च्यू कर रहा है, जब वो उस स्तर में होते हैं तो फिर अपना खाना को फिर से पचाते हैं ना, च्यूइंग कर्ड, तो हमको लगता है हाँ ये तो जीवित है. तो ऐसे हम आदमियों को देखते हैं कि मैन शाउटिंग, चिल्लाते रहते हैं, तो फिर हमको लगता है अरे ये जिंदा है. तो अगर ये सारे साइंस है एलिव होने का, तो अगर कोई अगर सो गया है तो फिर तब क्या बोलेंगे, क्या वो एलिव नहीं है? तो वो भी एलिव है. वो हमको कैसे पता चलता है? फ्रॉम हम देखते हैं कि वो सारे ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो फिर वो सांस लेते हुए देखते हैं. एक कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, सोया भी है, तो फिर वो सांस ले रहा है, तो हमें लगता है हाँ ये तो जीवित है. तो फिर व्हाट अबाउट प्लांट्स? अगर ऐसे में देखें तो प्लांट्स को क्या आप सांस लेते हुए देखते हैं? नहीं देख पाते हैं. इसका मतलब क्या प्लांट्स एलिव नहीं है? प्लांट्स भी तो एलिव है ना. हम देखते हैं कि प्लांट्स जो है वो ग्रो कर रहा है और उसका ग्रीन पत्ते निकल रहे हैं. ग्रीन होने का मतलब हमको लग रहा है कि अरे हाँ ये प्लांट्स भी एलिफ है. और अगर किसी के पत्ते अगर ग्रीन नहीं हो रहे हैं और उसमें ब्राउन या फिर अदर कलर पत्ता है, तो फिर इसका मतलब क्या है? तो फिर इसी हिसाब से हम देखें तो इन अदर वर्ड्स we tend to think some sort of movements. हम देखते हैं कि इसमें कुछ मूवमेंट्स हो रहा है. जैसे ग्रोथ रिलेटेड हुआ, कोई छोटा था पहले, अब वो बड़ा हो गया है. छोटा सा काफ था, बाद में वो बड़ा काव हो गया है. तो फिर हम कहते हैं कि हाँ ये एलिव है. उसका ग्रोथ रिलेटेड होता है, कुछ मूवमेंट्स होता है. पर कुछ मूवमेंट्स होता है, जरूरी नहीं कि सभी लिविंग कंडीशन में हमको मूवमेंट्स नजर आएगा. कुछ कुछ मूवमेंट्स जो है वो नॉट विजिबल होता है. नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल एलिव. अगर नॉट विजिबल होता है, जैसे एक बच्चा का बड़ा होना हमको तो दिखता नहीं है, तो फिर क्या ऐसे में वो लिविंग नहीं है? लिविंग तो है. तो फिर ऐसे कुछ मूवमेंट्स विजिबल होता है और कुछ मूवमेंट्स जो है वो इनविजिबल होता है. सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट्स एज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ. अगर हम सिर्फ विजिबल मूवमेंट्स को देखें तो वो इसे हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि लाइफ है कि नहीं है. तो फिर मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई. जब ये मूवमेंट वेरी स्मॉल स्केल में होता है, जैसे हमारी मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हुआ, ये सब तो हमको नेकेड आई में नहीं दिखेगा. तो फिर वो सारे भी मूवमेंट्स होते हैं. जैसे कि हमारी इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नेसेसरी फॉर लाइफ. और इनविजिबल हमारे जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो तो हमको जीवित रखने के लिए ज़रूरी है.
तो फिर ये सब हमको दिखता नहीं। और अगर हम अपनी बायोलॉजिस्ट को पूछें तो वायरसेस के बारे में ये कहते हैं कि वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ये वायरसेस जो हैं ये कुछ भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते हैं, पर ये कितने बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं ये तो आप जानते हैं हमारे कोरोना वायरस को। एंड दैट इज पार्टली व्हाई देयर इज ए कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली एलिव और नॉट। इसीलिए वायरस को एक्चुअली ये ट्रूली एलिव है कि नहीं, इसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आखिर हमारी बॉडी के लिए क्यों चाहिए? देखिए, हम हमारे अर्लियर क्लासेस में पढ़े हैं कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। वेल ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या? देखो, जैसे उसका स्पेशल टिश्यूज होते हैं, और ये टिश्यूज हमारी मस्कुलर टिश्यू हुआ, स्केलेटल टिश्यू हुआ, स्पेशल टिश्यू, और ये टिश्यूज को हम गौर से देखें तो इसमें सेल्स होते हैं। और सेल्स को अगर हम स्टडी करें, सेल स्ट्रक्चर तो आप पढ़े ही पिछले क्लासेस में, तो उसमें स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमारी माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, लाइसोसोम, ये सारी वगैरह छोटी छोटी स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं। तो फिर बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट this organized order nature of living structures is very likely to keep breaking। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारी ये जो ऑर्डर है ये सब ब्रेकिंग होने का चांसेस है। और अगर ये एक बार ऑर्डर ब्रेक हो गया, ये टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर जो कंपोनेंट, किसी में भी प्रॉब्लम आ गया तो ऑर्डर ब्रेक हो गया, तो ऑर्गेनिज्म ऐसे केस में हमारी जिंदा नहीं रहेगा। तो फिर लिविंग क्रीचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग मेंटेनिंग अदर स्ट्रक्चर्स। इसीलिए जैसे हमारे घर को अगर हम चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग टिकी रहे तो इसका हर ईंट सही होना चाहिए। अगर एक ईंट भी खिसक जाए ना तो फिर घर में छेद आ जाएगा, पानी आ जाएगा। ऐसे ही हमारी मॉलिक्यूलर लेवल पे उसका ऑर्डर पूरा मेंटेन ही होना चाहिए। तो लिविंग क्रीचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग, इस हमारी बॉडी को एलिव रखने के लिए कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स सिंस ऑल द स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये सारे स्ट्रक्चर किससे बने हैं? मॉलिक्यूल से बने हैं। सो दे मस्ट हैव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, इसीलिए उनके चारों ये तो मॉलिक्यूल्स होंगे ही। तो आइए देखते हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। The maintenance functions of living organisms must go on even when they are not doing anything particular। जब किसी पर्टिकुलर वर्क नहीं भी चल रहा है फिर भी हमारी ये मेंटेनेंस ऑफ बॉडी हमको चाहिए। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग, जबकि हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हो और क्लास में चुपचाप से बैठे हैं तभी भी हमारा कुछ काम चल रहा है। इवन इफ वी आर जस्ट एस्लीप, अगर हम सोए भी हैं, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन, तो फिर ये चलता रहेगा। तो द प्रोसेसेस व्हिच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस हम किससे कहेंगे? ऐसे ही प्रोसेसेस है जो कि हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए चाहिए, और इसके लिए हमको मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की भी ज़रूरत है। तो सिंस द मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन। मेंटेनेंस क्यों जरूरी है? किसी भी चीज़ का हम मेंटेनेंस क्या, अगर हम बोलते हैं कि ये अपना घर को अच्छा मेंटेन करके रखा है, इसका मतलब क्या है? मतलब यानी कि उसको अगर ये धीरे धीरे किसी भी बंगलो हमारा पुराना हो रहा है तो उसको डैमेज होने नहीं दिया जा रहा है, ब्रेकडाउन होने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर इसे कहते हैं मेंटेन करके रखें। कोई अपना चेहरा ऐसे मेंटेन करके रखें, मतलब क्या? उसका स्किन का एजिंग नहीं हो रहा है, उसका हेयर बस सारे का ग्रेइंग नहीं हो रहा है, यानी कि वो खुद को बहुत मेंटेन करके रखा है, यानी कि वी प्रिवेंट इट फ्रॉम डैमेज एंड ब्रेकडाउन। ये दोनों से हम उसको बचा के रखते हैं, इसी को कहते हैं मेंटेन करना। तो इसी के लिए, किसी भी काम के लिए हमको ऐसे मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए? हमको चाहिए एनर्जी इज नीडेड। कुछ एनर्जी तो चाहिए होगी तभी आप किसी चीज़ को मेंटेन करके रख पाएंगे। तो ये एनर्जी हमको आता कहाँ से है? दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो फिर ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बाहर के एनवायरनमेंट से आता है। मेंटेन करने के लिए हमको चाहिए एनर्जी, और ये एनर्जी कहाँ से आता है? हमारी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बाहर की ओर से, आउटसाइड द बॉडी से आता है। तो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस। तो ऐसे एक प्रोसेस की हमको ज़रूरत है जो कि टू ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी
from outside of the body of the organism to the inside process is commonly called nutrition. और ये कहा, ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ये है हमारी फूड. तो फिर एनर्जी जो हमको चाहिए ये आउटसाइड ऑफ बॉडी से आएगा और ये ऐसे ट्रांसफॉर्म होगा कि हमारे इनसाइड ऑफ द बॉडी में ये यूज हो पाएगा. तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से आएगा? हमारी फूड से आएगा. और इसी प्रोसेस को जो कि आउटसाइड एनर्जी को इनसाइड में घुसा के यूज कर पाएंगे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, इसे हम कहेंगे न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन क्या है? इट्स क्लियर टू यू. इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, अगर आपका छोटा बॉडी है तो फिर कम खाना चाहिए. और अगर आप बहुत मोटे और बहुत हेवी वजन वाले हैं तो बड़ी साइज के हिसाब से इसी एडिशनल रॉ मटेरियल्स, मतलब ये जो खाना है ये भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगा. सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, हमारी लाइफ जो है ये कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है. इसीलिए हमारे खाने में भी ये हमारा खाना भी ये कार्बन बेस्ड होना चाहिए. डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेस, अगर कार्बन सोर्सेस में कॉम्प्लेक्सिटी है तो फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इसके लिए उसी कार्बन सोर्स को पाने के लिए अपना डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस का यूज करते हैं. अगर किसी चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर उसको निकालना भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होगा और सभी अपना अपना तरीका इसमें इस्तेमाल करते हैं. द आउटसाइड सोर्सेस ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड. हम जो आउटसाइड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, हम एनर्जी जहाँ से लेंगे, किस सोर्स से लेने वाले हैं, वो तो अलग अलग हो सकता है. क्यों अलग अलग हो सकता है? क्योंकि ये एनर्जी हम लेंगे एनवायरनमेंट से, और एनवायरनमेंट जो है ये किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से नहीं बना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स है. उसी हिसाब से एनर्जी पाने के लिए हमको अलग अलग तरीके, एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं. दिस सोर्सेस ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन टू बिल्ड अप इन द बॉडी. ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो भी हो तो फिर हमको क्या करना है? उसको ब्रोकन डाउन करके और उसको फाइनली उसके ऐसे चीज़ में कन्वर्ट करना है. कैसे चीज़ में? जैसे यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना है, जैसे वो हमारी दो काम में आ पाए. देखिए, वो एनर्जी को हमको ऐसे कन्वर्ट करना है कि हमको दो काम के लिए वो एनर्जी चाहिए. किस किस के लिए? हमारी मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो बॉडी के अंदर हो रहा है इसके वो मेंटेनेंस के लिए काम आ जाए. और दूसरा, द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो, हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए जो चाहिए उसी मॉलिक्यूल्स में वो काम आ जाए, उसी के लिए वो काम का आ जाए. उसी दो चीज़ में वो एनर्जी को कन्वर्ट करना है. तो फिर इसके लिए, उसी कन्वर्शन के लिए, वो जो यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी होने के लिए हमारी बॉडी के अंदर होता है और ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस. और केमिकल रिएक्शंस आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. ऐसे में से हमारे बॉडी में कौन सा केमिकल रिएक्शंस होता है? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस होता है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़े थे. ऑक्सीडेशन क्या है आपको पता है? या तो हम ऑक्सीजन ले लेंगे या फिर हाइड्रोजन छोड़ देंगे, वो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आर ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल करना है और इसी का ब्रेक डाउन के लिए हमको ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चाहिए. तो फिर इसके लिए चाहिए हमको ऑक्सीजन. फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. तो फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए आपको तो पता है क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? ऑक्सीजन ये बॉडी के आउटसाइड से, ये हमको बाहर से लेना पड़ेगा. तो आइए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है. अब जरूरत आ गई समझने का कि रेस्पिरेशन का जरूरत क्या है. The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food structures for cellular needs is what we call respiration. तो फिर ये जो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं ऑक्सीजन, हमारे आउटसाइड ऑफ बॉडी से लेते हैं ऑक्सीजन, इसी से हमारी फूड को ब्रेक डाउन करके सिंपलर करते हैं हमारे सेलुलर नीड्स के लिए. इसी प्रोसेस का नाम है हमारे रेस्पिरेशन. हम रेस्पायर करते हैं ना, इसी में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. ये अब अर्लियर क्लासेस में पढ़े हैं. तो फिर देखिए,
अगर अभी हम देखते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या फ़र्क है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है उसका तो स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होता, जैसे हमारे स्टोमक होता है, इंटेस्टाइन या फिर रेस्पिरेशन के लिए हमारी लंग्स होता है, उसका तो कुछ नहीं होता, बट एक ही सेल है। जैसे हमारी सिंगल सेल मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि आपकी एक ही कमरा है और उसी कमरा को आप किचन के हिसाब से यूज करते हैं, ड्राइंग रूम के हिसाब से यूज करते हैं, बेडरूम के हिसाब से यूज करते हैं, तो फिर इस हिसाब से सिंगल सेल जो है उसका तो सिंगल ही सेल है और स्पेसिफिक ऑर्गन तो होता नहीं है। तो फिर उसी में ही वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी कि अपना रेस्पिरेशन का काम हुआ, हमारे एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट मतलब क्या, हमारे एक्सक्रीशन का काम हुआ, ये सारे उसी में ही वो एंटायर काम करता है। और ऐसे क्यों हो पाता है, ये इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि उसी जो एक ही सेल होता है उसका एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विथ एनवायरमेंट के साथ वो डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, तो फिर एनवायरमेंट के कांटेक्ट में होते हैं, इसीलिए ये सारे काम हो जाता है। पर जब बॉडी साइज इंक्रीज करता है, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, हमारा क्या होता है कि ऑल द सेल्स may not be in direct contact with the surroundings, कि सारे सेल्स हमारे सराउंडिंग के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, इसीलिए ये सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। सिंपल डिफ्यूजन जो कि हमारी सिंगल सेल में काम चलता है और मल्टी सेलुलर में सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस काम को नहीं आएगा, इसके लिए चाहिए और बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। तो फिर वी हैव सीन प्रीवियस हाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, वेरियस बॉडी पार्ट्स होता है, स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। हमारे रेस्पिरेशन के लिए होता है हमारे लंग्स, सर्कुलेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए होता है हार्ट, ये सब होता है। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ द स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो फिर जो कार्डियक टिश्यू होता है, स्केलेटल टिश्यू, ये सब के बारे में हम जानते हैं। और ये सारे कितना ऑर्गेनाइज्ड होके, दे आर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये सब भी हम जानते हैं। It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be function of specialized tissue। तो फिर आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये फूड लेने के लिए और ऑक्सीजन लेने के लिए इसीलिए भी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज ही होता है। बट हाउएवर प्रॉब्लम कब आता है कि जब ये फूड और ऑक्सीजन तो लिया जाता है, एट वन प्लेस लिया जाता है, पर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के सारे सेल बोलते हैं कि हमें भी ऑक्सीजन चाहिए, हमें भी फूड चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो फिर सारे बॉडी के सारे सेल को ये ऑक्सीजन और फूड कैसे पहुंचा जाएगा। अब हमारी ज़रूरत हो गई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, परिवहन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को लेना, जाना आना, ये हो गया हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जब सारे सेल को पहुंचा जाएगा फूड और ऑक्सीजन, तो फिर हमारी ज़रूरत आ गई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, और इसमें फूड और ऑक्सीजन पहुंच जाएगा टू every part of our body. When chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation, तो फिर केमिकल रिएक्शंस होगा, हमारी कार्बन सोर्स और ऑक्सीजन मिलकर उसी में से हमारी एनर्जी जनरेट होगा। यही एनर्जी तो चाहिए हमें, किसके लिए, हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट। जब किसी फैक्ट्री में किसी चीज बन रहा है तो फिर उसमें कुछ कूड़े भी तो निकलेंगे, तो दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट। और ये बाय प्रोडक्ट जो है, जो कूड़े निकलेंगे, तो अगर आप गन्ने की जूस भी पीने जा रहे हैं तो गन्ने का जूस निकल गया, एक गिलास तो आपने पी लिए, और उसका जो कूड़ा निकलता है फिर क्या करता है, हमको फेंकना पड़ता है। ऐसे ही ये जो बाय प्रोडक्ट है ये यूजलेस है, किसी काम का नहीं, और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी है, तो इसको हमको फेंकने की जरूरत है। नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और इसके लिए है हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो these waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion। excretion ही वो प्रोसेस है जिससे हमारी रिमूवल ऑफ द बाय प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अगेन, इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी design in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed। तो फिर ये excretion के लिए भी चाहिए special tissue, which means that the transportation system will need to transport waste
away from cells to the excretory tissue। जैसे एक अपार्टमेंट में एक बड़ा गाड़ी आ जाता है, पर एवरी फ्लैट से हमारे कूड़ा कलेक्शन किया जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी के हर पार्ट से फिर वो एक्सक्रीशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम सेल्स टू द एक्सक्रीटरी टिश्यू। तो फिर इस सेल से जैसे फूड और ऑक्सीजन सप्लाई हुआ, ऐसे उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी निकाला जाता है और ये सारे एक्सक्रीटोरी टिश्यू हमारी ये सारे काम करते हैं। तो फिर अभी देखते हैं वेरियस प्रोसेसेस टू एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। चलिए अब हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन से। जैसे देखो न्यूट्रिशन में क्या है, आप एक साइकिल चला रहे हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एनर्जी। साइकिल तो आप चला रहे हो, क्या बिना खाए पिए आपको कहा जाएगा तो आप नहीं चला पाओगे। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, जरूरी नहीं कि हमेशा आप साइकिल चलाएं फिर कुछ काम करें तभी जाकर आपको एनर्जी चाहिए। जब ये मेंटेनेंस ऑफ बॉडी और के लिए ही हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी नीडेड टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। एक स्टेट ऑफ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो हमारी टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सेल है, सेल के अंदर कंपोनेंट्स है, उसके मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स है, ये सारी स्टेट ऑफ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमको चाहिए एनर्जी। और किस काम के लिए चाहिए, वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू, हमको मटेरियल की भी ज़रूरत है और वो भी बाहर से चाहिए। किसके लिए, जैसे हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए। आप पहले छोटे बच्चे थे, अब आप कितने बड़े हो गए हो, हाँ आपके तो छोटे छोटे मूछे भी अब निकल आते होंगे, क्लास 10 की हो गए ना आप। तो फिर ऐसे में ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोटीन सिंथेसिस ये सारे के लिए भी चाहिए हमको क्या, द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट। तो फिर ये सब चाहिए एनर्जी और मटेरियल्स इज द फूड वी ईट। तो फिर ये सब कहाँ से आएगा, सारे हमारे खाना से आएगा। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। तो हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, लिविंग थिंग्स अपना फूड कैसे लेते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो हर लिविंग बॉडी के लिए चाहिए दो चीज़, एक तो एनर्जी और दूसरा मटेरियल्स। इट इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, पर वो एनर्जी और मटेरियल डिफरेंट बॉडी जो है डिफरेंट वे में लेते हैं। जैसे देखो हमारी ऑटोट्रोफ्स हो गया, उसके लिए सिंपल फूड मटेरियल चाहिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गया, उसके लिए वो सफिशिएंट है। और इसी कैटेगरी में आते हैं हमारी ग्रीन प्लांट्स और हमारी सम बैक्टीरिया। तो फिर जो ये सिंपल प्रोडक्ट, सिंपल फूड ले लेते हैं, उनके लिए तो अपना खाना बन जाता है। पर कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लेते हैं। तो फिर ऐसे में अगर हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ले लें तो फिर उसको हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, एब्जर्व करने के लिए उसको हमें सिंपलर फॉर्म करना पड़ेगा। तो वी हैव टू ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर वंस। तो फिर ये काम कौन करेगा, इसके लिए ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल करने के लिए ऑर्गेनिजम्स यूज बायो कैटलिस्ट, जिसे हम कहते हैं एंजाइम। तो एंजाइम क्या है, बायो कैटलिस्ट है, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर करता है। दस द हेटेरोट्रोफ सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रोफ्स। तो फिर इसी हिसाब से देखा जाए तो हेटेरोट्रोफ्स ऑटोट्रोफ्स के ऊपर डिपेंडेंट होते ही हैं। और इसी हेटेरोट्रोफ्स में कौन कौन आते हैं, जैसे हमारी सारे एनिमल्स हो गया, फंजी हो गया। ओके, इसी के साथ वी कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट। Okay, we continue from autotrophic nutrition in our next part. Thank you. Hello, with this we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.